So the topic we will be discussing in this video is iron deficiency anemia. पिछले वीडियो के अंदर हमने एनीमिया का डेफिनेशन देखा था, एनीमिया का क्लासिफिकेशन देखा था और उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एनीमिया होता है जिसको हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। ये हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक मोस्ट कॉमन एनीमिया है जो कि इंडिया के अंदर तो मोस्ट कॉमन एनीमिया जो देखा जाता है पेशेंट्स के अंदर वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। और इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम लोग डिवाइड करेंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉजेज़ ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशंस जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए। एंड फाइनली हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखेंगे। पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि जनरली हम लोगों के एमसीक्यूज़ एंड वाइवाज में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर आयरन, मतलब एक पर्सन को पर डे कितना आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर एडल्ट मेल्स की बात करें तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है 8 मिलीग्राम ऑफ आयरन की और एडल्ट फीमेल्स के अंदर 18 मिलीग्राम ऑफ आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। ये आरडीए या फिर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है आयरन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली हम लोग से पूछा जाता है अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, किस पार्ट ऑफ द गट में होता है। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम एंड प्रॉक्सिमल जेजुनम में होता है। नेक्स्ट आयरन रिच डाइट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी डाइट्स हैं जिसमें आयरन रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ड्राइड फ्रूट्स हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये सारे कुछ आयरन रिच डाइट्स होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए अबाउट द आयरन। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये होता है कि कोई भी एनीमिया जो कि रिस्पॉन्ड करता है टू द एडिक्वेट डोसेज ऑफ आयरन उसको हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी एनीमिया किसी पेशेंट को है जो कि आयरन के एडिक्वेट डोसेज देने से ठीक हो जाता है, मतलब वो क्योर हो जाता है, तो उसको हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। यही इसका डेफिनेशन होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉजेज़ ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो नाउ कमिंग टू द कॉजेज़ ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें सबसे पहला कॉज होता है डिक्रीज्ड इनटेक। मतलब आयरन का इनटेक ही अगर कम होगा तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। जैसे कि मिल्क फेड इन्फेंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ मिल्क फेड इन्फेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मिल्क दिया जाता है, तो मिल्क के अंदर आयरन का क्वांटिटी कम होता है जिस वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का चांसेस मिल्क फेड इन्फेंट्स के अंदर ज़्यादा होता है। ऐसे पर्सन्स जो कि ऐसे फूड्स लेते हैं जिनके अंदर आयरन कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर फूड्स विथ लो आयरन अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का रिस्क होता है। नेक्स्ट जो कॉज होता है वो होता है इंक्रीज्ड लॉस। जैसे कि अगर एक्यूट हेमरेज का केस होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि ब्लड लॉस होगा जिसकी वजह से एनीमिया होगा। क्रोनिक हेमरेज होगा जैसे कि हुकवॉर्म इन्फेक्शंस के केस में, या फिर हेमरॉइड्स या फिर पाइल्स के केस में, पेप्टिक अल्सर के केस में, या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में भी क्या होता है कि एनीमिया का डेवलपमेंट होने का चांसेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये सेकेंड कॉज हो गया, दैट इज़ इंक्रीज्ड लॉस। तीसरा जो कॉज होता है वो होता है इंक्रीज्ड डिमांड। अगर बॉडी की जो आयरन की डिमांड है वही इंक्रीज़ हो जा रही है, मतलब इनटेक तो नॉर्मल है लेकिन इंक्रीज्ड डिमांड हो जा रहा है आयरन का बॉडी के लिए, तो फिर उस वजह से भी क्या होता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का रिस्क होता है। जैसे इंक्रीज्ड डिमांड जनरली देखने को मिलता है इन्फेंटहुड में, चाइल्डहुड में, प्रेगनेंसी में और मेंस्ट्रुएशन में। ये कुछ ऐसे फेजेस ऑफ द लाइफ होते हैं जिस समय आयरन का डिमांड जो होता है वो बॉडी का आयरन का डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर उस डिमांड के अकॉर्डिंग आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं लिया जाता है तो उस वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का रिस्क होता है। नेक्स्ट कॉज होता है डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जीआईटी से आयरन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर आयरन कम हो जाएगा और उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। और ये जनरली देखने को मिलता है मेल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स के अंदर, जैसे कि सिलियक डिजीज़ हो गया, स्प्रू हो गया, या फिर डिफरेंट मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलता है जो कि एक लीडिंग कॉज होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। तो ये कुछ कॉजेज़ थे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल साइंस एंड सिम्टम जो कि हर एक एनीमिया में देखने को मिलते हैं, जैसे कि फटीग हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, पैलर हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगा और पाल्पिटेशन हो जाएगा। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स जो कि एक क्लासिकल एनीमिया के अंदर देखने को मिलते हैं और ये हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने जो एनीमिया वाला वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हेडेक और इरिटेबिलिटी भी एनीमिया का ही फीचर्स होता है।
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर स्पेसिफिकली जो सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं पाइका। पाइका मतलब होता है कि देयर इज़ ए क्रेविंग टू ईट द नॉन फूड स्टफ्स, मतलब उसको जो खाना के अलावा जो इधर उधर की चीज़ें हैं वो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे कि क्ले हो गया, जैसे कि कोई टॉय हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो उसको खाने का ज़्यादा मन करता है बच्चे को। देन इट इज़ अ सजेस्टिव केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट उसका टंग जो होता है उसके अंदर हम लोगों को एट्रोफिक ग्लोसाइटिस देखने को मिलता है और एंग्री रेड टंग देखने को मिलता है। मतलब उसका जो टंग होगा वो बिल्कुल ही रेड कलर का देखने को मिलेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो भी पेशेंट होगा। और उसके जो नेल्स होंगे वो ड्राई एंड ब्रिटल होंगे, स्पून शेप्ड नेल्स होंगे जिसको हम लोग कोइलोनिकिया भी कहते हैं, और कुछ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेशंस भी प्रेजेंट होंगे उसके नेल्स पे। तो नेल्स जो होगा वो स्पून शेप्ड होगा जिसको हम लोग कोइलोनिकिया भी कहते हैं, और कुछ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेशंस भी प्रेजेंट होंगे। ये कोइलोनिकिया जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि पूछा जाता है कि कोइलोनिकिया या फिर स्पून शेप्ड नेल्स किस कंडीशन के अंदर स्पेसिफिकली देखने को मिलता है। सो द आंसर इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये टर्म याद होना चाहिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स है जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़े इन्वेस्टिगेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी पेशेंट को कि वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफ़र कर रहा है या नहीं। सो इन्वेस्टिगेशंस टू डायग्नोज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें हम लोग सबसे पहले 3 तरीके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लड प्रोफाइल देखते हैं पेशेंट का, नेक्स्ट आयरन प्रोफाइल देखते हैं पेशेंट का, एंड नेक्स्ट पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देखते हैं पेशेंट का। ब्लड प्रोफाइल जब करवाते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में, तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक वैरायटी के रेड ब्लड सेल्स हम लोग को देखने को मिलती हैं ब्लड प्रोफाइल में। ऑब्वियसली हमने जब एनीमिया का क्लासिफिकेशन देखा तो हमने ये देखा था कि जो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक वैरायटी ऑफ एनीमिया होता है उसके एग्जांपल्स थे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया एंड सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर। तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हम लोगों को आरबीसीज जो होंगे वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक देखने को मिलेंगे। वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि माइक्रोसिटिक का मतलब क्या होता है कि उसका MCV दैट इज़ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज्ड है, और हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या है कि उस पेशेंट का MCH दैट इज़ मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज्ड है। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी डिनोट करता है कि इसके जो आरबीसी इंडिसेस होते हैं जिसमें MCV और MCH होता है वो डिक्रीज्ड है इस पेशेंट का। तो सिंपल सी बात है कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हीमोग्लोबिन इसके ब्लड प्रोफाइल में डिक्रीज जाएगा, MCV और MCH भी डिक्रीज जाएगा, और इसी वजह से ये माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। MCHC दैट इज़ मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ये भी डिक्रीज्ड हो जाएगा, लेकिन रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ इंक्रीज होगा। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये क्या होता है। दिस शोज द वेरिएशंस इन द साइज ऑफ आरबीसी दैट इज़ एनाइसोसाइटोसिस ये बताता है। तो बहुत सारे डिफरेंट साइजेस देखने को मिलेंगे आरबीसी के, जिस वजह से इसके अंदर हम लोगों को एनाइसोसाइटोसिस या फिर रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ इसका इंक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मेनली आरबीसी का डिसऑर्डर होता है तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो होगा वो नॉर्मल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। ये ब्लड प्रोफाइल हो गया उस पेशेंट का जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं आयरन प्रोफाइल के बारे में। तो आयरन प्रोफाइल जब हम लोग उस पेशेंट का करवाते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को सीरम आयरन ऑब्वियस सी बात है कि डिक्रीज क्वांटिटी में देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। सीरम फेरेटिन जो कि एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन होता है वो भी डिक्रीज्ड क्वांटिटी में देखने को मिलता है क्योंकि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, नाम ही इसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो आयरन और आयरन का जो स्टोर होता है जिसको हम लोग फेरेटिन कहते हैं ये दोनों डिक्रीज्ड होता है। नेक्स्ट सीरम ट्रांसफेरिन सैचुरेशन जो होता है वो डिक्रीज्ड होता है, लेकिन सीरम ट्रांसफेरिन जो होता है वो इंक्रीज्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो ट्रांसफेरिन जो होता है वो एक ऐसा फॉर्म होता है आयरन का जिसके थ्रू आयरन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसफेरिन मतलब फ्री फॉर्म हो गया जिससे आयरन बाइंडेड नहीं है। तो आयरन की ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड के अंदर अगर कमी हो जाएगी तो जो व्हीकल है जो कि आयरन को लेकर के जा रहा है वो व्हीकल खाली होगा, मतलब वो नॉर्मल व्हीकल ज़्यादा प्रेजेंट होगा। तो आयरन बाइंड मतलब उसका जो सैचुरेशन होगा सीरम ट्रांसफेरिन का, जो कि सीरम ट्रांसफेरिन सैचुरेशन मतलब क्या हो गया, ऐसे ट्रांसफेरिन जो कि आयरन से बाइंड होकर के सैचुरेट हो चुके हैं वो तो कम हो जाएंगे क्योंकि आयरन ही कम है, लेकिन जो नॉर्मल सीरम ट्रांसफेरिन है जिसमें आयरन बाइंडेड नहीं है वो इंक्रीज्ड होंगे क्योंकि आयरन कम है, इस वजह से बाइंड हो ही नहीं पाए। इस वजह से सीरम ट्रांसफेरिन हम लोगों को ब्लड के अंदर इंक्रीज्ड क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आयरन की क्वांटिटी कम है ब्लड के अंदर, तो जितने भी बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाएगी, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी ब्लड के अंदर। तो इस वजह से ये पूरा आयरन प्रोफाइल हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन के अंदर हम लोगों को जो आरबीसीज देखने को मिलेंगे वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज देखने को मिलेंगे, और इन आरबीसीज के अंदर इनलार्ज्ड जोन ऑफ सेंट्रल पैलर भी देखने को मिलेगा। मतलब जो आरबीसीज में बीच में सेंट्रल पैलर होता है, जहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो जोन जो होगा वो ज़्यादा इनलार्ज्ड हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन और ज़्यादा पेरीफेरी की तरफ पुश हो जाएंगे। तो हम लोगों को इनलार्ज्ड जोन ऑफ सेंट्रल पैलर देखने को मिलता है। जैसे ये एक आरबीसी होता है, तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं वो जनरली पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल एरिया में हम लोगों को पैलर देखने को मिलता है, मतलब सेंट्रल में हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए सेंट्रल एरिया जो होता है वो पेल होता है। तो अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन और कम होंगे, तो ये जो सेंट्रल पैलर है वो और ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा। इस वजह से कहा जाता है कि इनलार्ज जोन ऑफ सेंट्रल पैलर देखने को मिलता है आरबीसी के अंदर इन द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन इन द केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट हम लोगों को पोइकुलोसाइटोसिस देखने को मिलता है, मतलब चेंज इन शेप्स ऑफ द आरबीसीज भी देखने को मिलता है। डिफरेंट शेप के आरबीसीज देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोगों को पेंसिल सेल्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़े लॉन्गिट्यूडनल आरबीसीज होते हैं, जिनको हम लोग पेंसिल सेल्स कहते हैं। और टारगेट सेल्स भी कहते हैं। ये जो आरबीसीज है ना, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एक टारगेट है जिस पे हम लोगों को ऊपर से फोकस करना है, तो ये क्या है, टारगेट सेल्स की तरह भी ये दिखते हैं, इस वजह से इनको हम लोग टारगेट सेल्स भी कहते हैं। तो ये पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन के अंदर हम लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो देखने को मिलता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट एक छोटा सा सिंड्रोम हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग प्लमर विंसन सिंड्रोम कहते हैं। ये सिंड्रोम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इस सिंड्रोम के अंदर एक ट्रायड देखने को मिलता है जनरली हम लोगों को, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस और ईसोफेजियल वेब्स का। मतलब अगर कोई पेशेंट है जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर कह सकते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया से सफ़र कर रहा है, साथ ही साथ उसके अंदर एट्रोफिक ग्लोसाइटिस देखने को मिल रहा है और ईसोफेजियल वेब्स देखने को मिल रहे हैं, इस पूरे ट्रायड से सफ़र कर रहे पेशेंट को हम लोग कहते हैं प्लमर विंसन सिंड्रोम। तो ये एक प्लमर विंसन सिंड्रोम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक अप्लाइड है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। ये एक रेयर कंडीशन है, बट ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जो भी पेशेंट सफ़र कर रहा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, उसके हमने कॉजेज़ देखे कि मेनली जो कॉजेज़ होते हैं वो आयरन की डेफिशिएंसी ही से ही होते हैं। चाहे वो आयरन कम ले रहा हो, चाहे वो बॉडी के अंदर डिमांड इंक्रीज़ हो गया हो, चाहे डिक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट हो रहा हो, चाहे वो इंक्रीज लॉस हो रहा हो, कहीं पे भी होता है तो आयरन की कमी होती है बॉडी के अंदर, जिस वजह से ये एनीमिया देखने को मिल रहा है। तो इसके ट्रीटमेंट के फॉर्म में हम लोग आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं पेशेंट को, और विटामिन सी सप्लीमेंट्स भी देते हैं, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तो ये जनरली ट्रीटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है कोई भी पेशेंट को जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफ़र कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये जनरली क्लिनिकल सिनेरियो के फॉर्म में भी ये टॉपिक पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन जो होता है वो फ्रेम होता है लाइक अ मैन इज़ प्रेजेंट, अ पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा, मतलब उसके साइंस एंड सिम्टम्स दे दिए जाएंगे कि उसके अंदर कोलिनोकिया देखने को मिल रहा है, मतलब स्पून शेप्ड नेल्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर उसके अंदर फैटीग, वीकनेस और पैलर देखने को मिल रहा है। सो यू हैव टू डायग्नोज द कंडीशन, तो फिर आपको लिखना होगा कि इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फिर पूछा जाएगा कि राइट अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस दैट आर बीन परफॉर्म्ड इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद कुछ और साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में पूछा जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है। तो ऐसे करके क्लिनिकल क्वेश्चन भी इस पर बहुत ही फ्रीक्वेंटली बनता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। So this was all about this video. If you like this video, please hit the like button, do share with your friends and subscribe our channel. If you want notes for this video or more such videos, message me on my Instagram handle. Link is given in the description below. Thank you.